सर नमस्ते। नमस्ते प्रांजल जी, चैनल पे आने के लिए नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हमें मजबूर होकर आपके पास आना ही पड़ा। अरे और आप इतने आपकी हम लोग कृतार्थ हैं, हमारे दर्शक कृतार्थ हैं जो आप हम लोग के सामने हैं बैठे हुए हैं और हम आपसे कुछ जानकारी जो है ले सकते हैं। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार और प्रांजल जी के इस टॉक शो पे प्रांजल जी की ओर से और मेरी ओर से आप सभी का स्वागत है। तो सर आज हम विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में दर्शकों को ये बता दूं कि आप बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे जुड़े रहते हैं, बहुत सारे आप NGO से जुड़े हैं, ट्रस्ट से जुड़े हैं और आप गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर से बाहर भी आप बहुत सारे NGOs में जुड़ के समाज कल्याण के लिए आप आगे रहते हैं। तो सर आप उनमें से एक आपका ट्रस्ट है जिसमें आप भी हैं, BSKT बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट, उसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। हाँ प्रांजल जी, आपने बहुत सारी तारीफ़ें कर दी मेरी। ऐसा कुछ विशेष नहीं है और जो ट्रस्ट से या सामाजिक जो सरोकार है उससे जुड़े रहने का मुझे लगता है ना कि ये कारण अपने अंदर से खुद ही आ जाता है कि एक जब बच्चे से लेके और फिर किशोरावस्था और फिर युवावस्था और अब तो प्रौढ़ावस्था, एक लंबा सफ़र तय किया है और समाज के हर तबके से बहुत कुछ हासिल किया है, समाज से बहुत कुछ जो भी है वो सब समाज का ही है। तो कभी ना कभी अंदर से ये प्रेरणा मिलती है कि एक जज्बा उठता है कि इट इज़ टाइम टू पे बैक। तो जो भी कुछ कर पाता हूँ अपनी सीमित क्षमताओं में वही कर रहा हूँ कि अब इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए। सर बचपन में हमने 2 लाइनें पढ़ी थी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज आप उसको सार्थक बना रहे हैं सर। एक चीज़ आप हमें बताइए, क्योंकि जो बुद्ध से कबीर तक जो ट्रस्ट है जी, वो बुद्ध से कबीर तक ही क्यों है? क्योंकि 563 ईसा पूर्व लगभग शायद बुद्ध हाँ बिल्कुल जी। तो बुद्ध से कबीर तक ही क्यों? नहीं, बहुत उनसे पहले क्यों नहीं, उनके बाद क्यों नहीं? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका और ये बहुत ही स्वाभाविक है और ये सवाल हम लोग ने कई बार सामना किया है इसका। बिल्कुल सही बात है। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जहन में उठता है कि बुद्ध और कबीर ही क्यों। तो हमारी जो संस्कृति रही है उसका जो एरिना है वो इतना वास्ट है कि आप नामों पे उसे समेट नहीं सकते। और बिल्कुल आपने सही कहा, बुद्ध और कबीर को देखें तो हिंदुस्तान की तारीख की जो टाइम लाइन है उस पर करीब 2000 साल का फासला है इनके बीच में। तो बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट ना सिर्फ बुद्ध और कबीर के बीच में जितने महापुरुष आए हैं उनको समेटे हुए है, बल्कि उसी परंपरा में उससे पहले और उसके बाद में। और जहाँ मैं कहता हूँ कि बुद्ध और कबीर की परंपरा नहीं, बुद्ध और कबीर भी किसी परंपरा से है। तो ये हमारी जो एक सनातन संस्कृति की जो परंपरा चली आ रही है, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। हम शंकराचार्य की भी बात करते हैं, हम बुद्ध और कबीर के बाद हम उनके साथ साथ हम गुरु गोरक्षनाथ की बात करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ को कभी आप पढ़ें तो आप देखें कि वो कबीर से 400 साल पहले लगभग वही बातें कहे गए हैं जो 400 साल बाद कबीर आके कहने वाले हैं। तो ये सब जो ऐसी विभूतियां हैं जो एक दूसरे के आभा मंडल से दैदीप्यमान होती रहती हैं। हम संविधान की बात करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। तो उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी जो सोसाइटी है और हमारा समाज और ख़ास करके जो हमारे युवा हैं, आप जैसे युवा हैं और जो बच्चे हैं, वो अपनी संस्कृति के बारे में जाने, उस भावना के बारे में जाने कि जिससे हमारा इतना ये बहुलता मूलक समाज जिसमें इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, वो कैसे एक रहा है। तो उस बुनियाद को जाने और उसकी जड़ों को सींचने का ही एक प्रयास है बुद्ध से कबीर तक। सर जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है आप भी वही कहना चाह रहे हैं जो अभी मुझे हिट किया कि बुद्ध से कबीर तक। हाँ, टू बी इट इज़ कंटिन्यूइंग। सर तो बुद्ध से कबीर तक में आगे की योजनाएं क्या हैं, कि उसमें मेन विचार क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल ये सवाल भी हम लोगों के सामने कई बार आता है, लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि आजकल धर्म का प्रचार एक बहुत आसान तरीका हो गया प्रसिद्धि पाने का। तो देखिए बुद्ध से कबीर तक जो हमारा ये नाम है, इसमें हम लोगों को कबीरपंथी होने की बात नहीं करते और न ही बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात करते हैं। ये बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं है,
बुद्ध के जो विचार हैं, कबीर के जो विचार हैं, कबीर के जो विचार थे आडंबरों पे चोट करते थे, वो पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ थे। वो आप और आपका मालिक, उनके बीच का जो मोहब्बत है, वो जो जिसको अध्यात्म आप कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में और सरल तरीके से बताते थे। ये अलग बात है कि आज कबीर के मठों में भी वो तमाम सारे पाखंड होने लगे हैं जो कबीर जिसके खिलाफ थे। और हम बौद्ध धर्म का भी प्रचार नहीं करते, हम बुद्ध के उन विचारों का प्रचार करते हैं जो बुद्ध का एक मध्यम मार्ग है। कि आज देखते हैं कि सोसाइटी में जो सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसको अगर हम मध्यम मार्ग पे चलें, चीज़ों को बैलेंस होके देखें और उनके बारे में निष्पक्ष होके आकलन करें, तो बहुत सारे रास्ते खुद ही निकल आते हैं और बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्शन है, जो द्वंद्व है, स्वतः ही समाप्त होते हैं। जी, कि आपने हमें बताया था कि आप लोग जो है महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों के लिए भी आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक वर्ड हमें समझ में आता है आज के समय, फेमिनिस्ट। तो उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि उसमें मध्यस्थता कैसे, उसमें कोई बिंदु पे कोई कैसे रह सकता है? देखिए, फेमिनिज़म शब्द जो है ना, ये इसको अपने अपनी परिभाषाओं में लोग समझते हैं। तो मैस्कुलिनिज़म क्यों नहीं कोई शब्द आया कभी? तो कोई भी शब्द अगर उभरता है या कुछ एक आंदोलन या एक सोच विकसित होती है, तो वो ये समझिए कि अभी तक जो होता आया है समाज में, कुछ विसंगतियां रही होंगी, उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में वो चीज़ें खड़ी हुई हैं। तो नारी को उसका जो एक स्थान है, और हमारी संस्कृति में तो नारी मातृ शक्ति है, हम सबसे पहले उसी की पूजा और आराधना करते हैं। तो जो श्रद्धा, जो आराधना, जो सम्मान हम अपनी देवी की मूर्तियों में लगाते हैं, उसी का अंश जो हमारे सामने हाड़ मास की जो स्त्रियां हैं, जो हमारे सामने हैं, हमारी माँ है, बहनें हैं, जीवन संगनी हैं, दोस्त हैं, तो वही भाव होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि वो भाव स्वतः, वो जो स्थान है आपको स्वतः मिलता नहीं, मांगना पड़ता है। कहीं तो जो आज जी, कहीं वो सिर्फ कागजों में रह गया है कि यत्र नारायण तो पूज्यन्ते रमन्ते देवता, वो सिर्फ कागजों में हो गया है। बाकी आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे बहुत सारे वायलेंस होते हैं, बहुत महिलाओं के खिलाफ। बिल्कुल सही बात। छोटी लोग कमेंट करते हैं कि हाँ, लड़कियों ने ये कपड़ा पहना इसलिए उसके साथ ये बलात्कार हो गया। छोटी बच्चियों के क्या दोस्त है? बहुत ये देखिए, यही दुखद है, बहुत दुखद है। और कई बार तो मैंने अखबारों में या उसमें पढ़ा है, आप भी देखते होंगे कि बहुत संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं। तो फेमिनिज़म वही है कि फेमिनिज़म जो एक आंदोलन है, वो कि आप उसको नारी और पुरुष को जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एक इसके उस पर एक मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो पिंक नाम था शायद उसका। तो और कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से हम इस मुद्दे को और उभार सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रमों में भी जो हम साझी संस्कृति की बात करते हैं, तो वहाँ पे नारी सशक्तिकरण की बात स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आप देखिए महिलाएं ही आगे बढ़ के सारी कमान संभाली होती हैं। तो स्त्री और पुरुष की बात करें तो स्त्रियाँ हमेशा से एक वंचित वर्ग रही, चाहे वो जो हमारी सोसाइटी के जो 4 वर्ण बटे हुए हैं उनमें देख लीजिए। तो ये 5वां वर्ण है महिला, ये 5वां वर्ण है, इसकी बात नहीं होती है। तो हर त्रासदी में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित रहती है वो यही तो है, जो स्त्री है। और स्त्रियों को देखिए, उनको हम कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो वर्ग वंचित रहा है उसको कुछ विशेष सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। वर्किंग क्लास में देखिए, हम पुरुष लड़के घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं। लड़कियों का चलन अभी कम है, उनको जितना वो आगे बढ़े और कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो थोड़ी उनको सुविधा तो देनी पड़ेगी। आज के समय में ये भी अपेक्षा की जाती है कि लड़का जो है कमाए और लड़की आए घर पे खाना ही बनाए। हमें तो आजकल सोसाइटी में ये भी मेंटालिटी है। नहीं, और बहुत अच्छी बात आपने कही। बल्कि आजकल तो ये मेंटालिटी है कि लड़की जो है, जो हमारी जीवन संगनी हो, वो नौकरी भी करे, लेकिन जब घर दोनों थक हार के आए तो चाय वही बनाए, रसोई वही करेगी, झाड़ू पोछा वही करेगी। तो यहाँ तो इक्वालिटी भी यहाँ भी अब यहाँ पे तो मैं तो यही कहता हूँ कि फेमिनिज़म जो कर आंदोलन है तो घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से आप शुरू कर देते हैं, आप बाहर जीत जाते हैं, आप घर पे हार जाते हैं। सही बात है। तो जो हम लोग मुखौटे बहुत सारे लगा के घूमते हैं,
अब समय आ गया है कि उन मुखौटों को उतार के फेंक दें। लेकिन सर बहुत सारे मतलब मैं कहूँगा 90% इसमें पॉजिटिव है, लेकिन जो 10% नेगेटिव है उसको कैसे हटाएं? क्योंकि अभी आप कुछ साल पहले का केस था दिल्ली में, जिसमें एक महिला ने एक लड़के का फ़ोटो में ट्रैफिक में क्लिक करके डाल दिया। उन्होंने ऐसा कुछ आपस में बहस हुई, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। बहुत उस समय बाद कोर्ट से एकदम बरी हो गए। तो बाद में वो जो समय 10 साल उनका गुजरा, वो उस महिला के गलत करने की वजह से गुजरा। तो हमारी भी मेंटालिटी होती है, क्योंकि अगर कोई महिला ऐसे डालेगी हमें खुद लगेगा कि वो महिला तो सही कह रही है। तो उस चीज़ को सर वहाँ पे हम कैसे एकदम न्यूट्रल होकर सोचें? देखिए प्रांजल जी, दुरुपयोग या फिर कुछ कमियां या गलतियां कुछ परसेंट तो समाज के हर तबके में, हर कानून में, हर व्यवस्था में होती हैं, निकल सकती हैं। बहुत सारी एक्ट है जिसका दुरुपयोग हो जाता है, लेकिन वो एक्ट ज़रूरी है। बिल्कुल। देश की सुरक्षा के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो दुरुपयोग हो जाता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे दहेज विरोधी जो कानून निकला था उसके दुरुपयोग भी हुए हैं। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि बाद में वो पता लगा कि वो दहेज की कोई प्रताड़ना नहीं हो रही थी लड़के वालों की ओर से। तो ये तो रहेगा। अब इसमें तो हमारी जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है और जो समाज है जी, और समाज को भी मैं तो यही कहूँगा ना कि देखिए, कानून और जो न्यायिक व्यवस्था है वो अपना प्रोसीजर का एक टाइम लेगी जी, लेकिन अगर कोई शिकायत दर्ज हुई है उस पर वो अपनी प्रक्रिया चलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि समाज को बैलेंस्ड होना पड़ेगा। आज मीडिया ट्रायल हो जाता है, कोई भी घटना होती है, सबसे पहले वो सारा जो है वो वहीं पे वही जज बन जाते हैं और वही फैसला कर देते हैं। और हम लोग इतनी श्रद्धा से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतनी श्रद्धा से मीडिया को देख रहे होते हैं कि हम उसको वही रामायण, महाभारत, गीता और कुरान समझ लेते हैं और वही समझ के हम जो है हम उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। जबकि समझदार समाज की यही निशानी कि आप जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए आप उसका बहिष्कार मत कीजिए। इसीलिए कोर्ट भी कहता है कि जब तक उस पे जो है आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वह सिर्फ एक आरोपी है। वो आप उसको एकदम नहीं कह सकते कि यही दोषी ही है। बिल्कुल, मतलब वही गुनहगार है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें आपके बारे में एक चीज़ और पता चली कि जहाँ पे हम लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी के भाई भी आया करते थे आपके यहाँ, आपके घर पे। तो उन सर उस पर कुछ बात बताइए। मतलब कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई? हाँ, ये अच्छा, बड़ी दिलचस्प आपने बात उठाई है। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय कुबेर प्रसाद सिंह साहब जो हैं वो सरकारी सेवा में तो थे ही थे, लेकिन वो चूँकि उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही वो गांधी जी को, नेहरू जी को और वो देखा हुआ था, तो वो जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से भी काफ़ी जुड़े रहते थे और काफ़ी कई कांग्रेस के उस समय के नेताओं के बड़े क्लोज में थे वो। ये बात मेरे ख्याल से 1986, 87, 88 की जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सुनील शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे हैं वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे। तो जब वो गोरखपुर आते थे या जो अगला जो चुनाव होने वाला था पास में आ गया था, और तो वो कांग्रेस के ऑफिस में ना रुक के वो हमारे घर में रुका करते थे। पापा जी से उनके बहुत संबंध अच्छे थे क्योंकि वो उसी विभाग के ऊर्जा मंत्री थे और ये उसमें एक इंजीनियर थे। और उसके बाद ये था कि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति माने जाते थे। इनकी मुझे याद है पोस्टिंग उस वक्त अमेठी सुल्तानपुर वाले इलाके में थी, जगदीशपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, तो राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। तो काफ़ी जो है ये जहाँ भी रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट या वो काम तो अपना करते थे बहुत, लेकिन वो अपने काम के ज़रिए वो नज़र में आ जाते थे। तो सुनील शास्त्री जी उनको बहुत मानते थे और हो सकता है उनका जो एक कांग्रेसी जो बैकग्राउंड था वो और भी नज़दीक लाता। तो कई बार ऐसा होता, वो आते थे जब सुनील शास्त्री, तो नीचे से जब ऊपर एक कमरा है हमारा, एक जिसमें सारा अटैच है वो सब कुछ, तो ऊपर जाते कहते थे कि बेटा कोई आए तो बताना मत कि मैं हूँ घर में, और वो जाके वहाँ पे आराम करते थे। तो आप भी उनसे मिले अच्छे तरीके से? हाँ बिल्कुल जी। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी के छोटे बेटे थे? हाँ, छोटे बेटे। हमें लगा उनके छोटे भाई थे। नहीं, छोटे बेटे हैं। सुनील शास्त्री जी बड़े भाई अनिल हैं, फिर और भी भाई एक हरिकिशन जी है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा।
तो सुनील शास्त्री जी हैं, अभी भी तो उनके हैं। परिवार से आपका फिर दोबारा संबंध? हाँ, तो जो वो आप जो घटना पूछ रहे हैं वो हुआ क्यों यूँ कि एक बार पापा और सुनील शास्त्री जी ऊपर कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। हाँ। और चाय मंगवाई गई तो चाय नीचे से लेके, माता जी तो बना देती थी, सीढ़ी चढ़ गई, वो तो मैं ही लेके गया। तो जब मैं अंदर घुसा तो रख के ट्रे बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने कहा अरे बैठो बेटा बैठो। तो मैं भी बैठ गया। तो वो जो बातें चल रही थी वो मैंने सुना, और पापा ने ये पूछा था, उस पर बात चल रही थी कि उस दिन हुआ क्या था। वो दिन उसकी बात हो रही जिस दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई। तो पापा ने पूछा, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनते हैं हम लोग, कई वर्जन सुनते हैं उनके, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये जो बता रहा हूँ, जो बात हुई, जो वो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, वो उनके मुँह से तो ये समझिए कि एकदम लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जो अप्रॉक्सिमेटली जो देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉसिबल जो चीज़ें कह सकते हैं, वो उन्होंने बताया होगा। बल्कि ये इंटरव्यू कभी मैं तो अगर सुनील शास्त्री जी देखेंगे तो वो इस चीज़ से वो भी नहीं डिनाई करेंगे कि वो चीज़ उन्होंने कही थी। तो पापा जी ने पूछा था कि मंत्री जी उस दिन हुआ क्या था कि आपके जो पिताजी की मौत हुई है। तो उन्होंने कहा देखिए ताशकंद समझौता हो गया था, और जो समझौता था उससे देश बड़ा हतप्रभ सा था, और एक देश में ये भाव था कि कुछ चीज़ें खो गई हैं। मतलब जैसे हमने पाकिस्तान में जो कब्ज़ा किया जितना आगे बढ़ के, हालांकि एग्रेसर 65 की वॉर में पाकिस्तानी था, लेकिन हमने प्रत्युत्तर में काफ़ी आगे जाके उनकी ज़मीनें कब्ज़ा करी थी। वो सारी चीज़ें लाल बहादुर शास्त्री जी ने कंसीड कर दी, छोड़ दी। तो देश में थोड़ा सा क्षोभ का माहौल था। हालांकि उस समय तक ये न्यूज़ मीडिया नहीं होता, नहीं तो और भी मालूम नहीं क्या हो जाता। ये भनक शास्त्री जी को भी थी कि देश में आम पब्लिक में थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी निराशा है। रात में उनका फ़ोन आया, तो अब वो ताशकंद से उन्होंने जब भी फ़ोन किया हो, वो यहाँ पे रात का ही समय था, और उन्होंने जो है उनकी जो श्रीमती थी तो उनसे पूछा कि क्या माहौल है। तो उनका माहौल तो ठीक नहीं है, कह रहे कि लोग जो हैं वो निराश हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के शब्द हैं। हाँ, जो ये उनकी हाँ वो उनकी वाइफ से वो पूछा था कि भाई वहाँ क्या रिएक्शन है। उनकी भी एक सहज वो थी कि क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग जो हैं वो थोड़ा सा ठगा हुआ फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, तो और निराश हैं लोग। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या भावना है। तो उन्होंने कहा कि जो देश की भावनाएं हैं वही हमारी भावनाएं हैं। बहुत बड़ी बात है। और वो उसके बाद से वो उधर से सन्नाटा छा गया जी। फिर आगे बात नहीं हुई, फिर फ़ोन कट भी गया थोड़ी देर में, और सुबह फिर जब खबर आई कि लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, तो ये मैंने सुना। तो मैं सुन के मुझे जो ये समझ में आया कि उनको एक आघात तो लगा, और ये भी होता है ना कि चलिए देश के खिलाफ है लेकिन परिवार मेरे साथ है, लेकिन उनको शायद ऐसा लगा हो कि कुछ ऐसी हमने बड़ी भारी गलती कर दी कि देश परिवार सब नाराज़ हो गया है। और बहुत ही, वो तो इतने संवेदनशील और इतने सरल व्यक्ति थे। आप देखिए तो आज़ादी के बाद से अभी तक इतिहास, लाल बहादुर शास्त्री के कद का कौन नेता कोई नहीं आया। वो कितनी सादगी और कितनी सरलता से उन्होंने उनका जीवन ही एक उदाहरण है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं भी मुंह तोड़ जवाब न दिया हो, जहाँ देना था उन्होंने वहाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और जो आपने बताया कि परिवार भी एकदम लाल बहादुर शास्त्री जी का उन्हीं की तरह था, जो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि जो देश की भावना वो हमारी भावना है। ये बहुत बड़ी बात है जी। और क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी और आपके पिताजी भी, आप लोग भी गांधी जी के, हम सभी गांधी जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं। तो सर एक बात आप हमें बताइए, आज के समय में अगर गांधी जी होते तो इजराइल और फ़लस्तीन का जो मामला अभी युद्ध चल रहा है, तो उसमें उनके क्या विचार होते? देखिए बिल्कुल, अभी जो आप कह रहे हैं ना, गांधी तो इतने प्रासंगिक हैं, और जो वो गांधीवाद है या जो आप कहते हैं गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत है, वो कहीं गांधी जी ने नहीं इन्वेंट किया था। ये हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, जो वो जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, जो बुद्ध से कबीर तक की बुनियाद है, आप देखिएगा तो ये सारी हमारी संस्कृति से ही तो लिया। वसुधैव कुटुंबकम
हम ही कहते हैं अहिंसा परम धर्म जी। यही कहते, गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे, आँख का जवाब आँख लेने से ही देंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो आज ये सवाल उठाते वक्त गांधी जी की याद इसलिए आ रही क्योंकि आज जो है हम विविध विचारों को स्थान देने में थोड़ा सा अब कठिनाई महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज जो है ना वो बाइनरी में बातें करना चाहता है कि फलाने बनाम फलाने, गांधी जी बनाम भगत सिंह, नेहरू बनाम सुभाष चंद्र बोस। तो अहिंसा वाली बात गांधी जी की नहीं थी, वो तो मानवता की ही मांग है। और यहाँ तो फ़िलिस्तीन और इजराइल जो भी कर रहे हैं, जो भी उनके मसले, गांधी जी कहते हैं कि मसले तो बातचीत से हल होते हैं। क्योंकि नुकसान तो जो है फ़िलिस्तीन में जो रह रहे बच्चे परिवार हैं उनका भी हो रहा है। बिल्कुल। गलती जो की जिसने हमला किया उसका उतना नुकसान नहीं हो रहा है। बिल्कुल। नुकसान छोटे छोटे बच्चों का, इजराइल में भी रहने वाले बच्चों का हुआ, जिन्हें मारा गया, जिन महिलाओं को मारा गया उस म्यूज़िक फेस्टिवल में जाके हमास ने मारा। हमास तो जो इस तरह के हरकत करे वो तो आतंकवादी है ही, लेकिन नुकसान जो है दोनों साइड का हो रहा है। उस साइड में भी बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो जो हमें लगता है सर गांधी जी अगर होते तो वो कहते भाई बातचीत करो, आप लोग इस मुद्दे पे कि आप ये ले लो, आप ये ले लीजिए। बल्कि वो तो गांधी जी का बस चलता तो शायद वो जाके वहाँ पे आमरण अनशन करने लगते। बिल्कुल। सर तो एक दो चीज़ आप हमें और बताइए गांधी जी से जुड़ी हुई कि आज के समय में कि कौन सी जो चीज़ें हैं गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट जा रही हैं भारत में। ये तो हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर ली, भारत में मुझे तो लगता है ना कि हमारे जीवन में हर चीज़ में धीरे धीरे हिंसा किसी न किसी रूप में प्रवेश कर रही है जी। हमारे बातचीत करने के तरीके में, हमारे विचारों में जी। और हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे खाने की जो शैली है। हिंसा का मतलब सिर्फ मार काट ही नहीं होता है। हिंसा का मतलब ये होता है कि दूसरे विचारों को जगह नहीं देना, आप बहुत अग्रेसिवली अपने विचारों को उसके ऊपर लादने की कोशिश करें, ये भी एक तरह की हिंसा है। आप ज़्यादा पुरुषवादी हैं तो ये भी एक तरह की हिंसा ही है। तो अपने आप को ओपन रखना है कि अपने आप को ओपन रखे भैया कि जो भी आ रहा है हम लोग उसकी बात सुने और अपनी बात भी रखें और एक बातचीत से एक मसले का, किसी भी मुद्दे का हम लोग एक हल निकाल लें। तो वो जो गांधी की संस्कृति वाली कांग्रेस थी, देखिए जब वो 1947 में देश आज़ाद हुआ, हालांकि गांधी जी ने सर इस वीडियो के बाद आप पूर्ण रूप से कांग्रेसी जो है साबित कर मतलब घोषित हो जाएंगे। नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो कांग्रेसी का, मैं तो कांग्रेस और कम्युनिज्म की स्पेलिंग भी नहीं जानता पूरी। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो गांधी के विचारों का ही प्रभाव था जी। हालांकि उन्होंने तो एक समय कहा था कि अब आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि कर देना चाहिए था। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो अलग मसला है। लेकिन गांधी जी तो 1935 में ही वो तो कांग्रेस भी छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो तो सारी जो उस राजनीति से अलग थे, वो एक संत की भूमिका में थे। लेकिन जो उनका जो प्रभाव था, वो प्रभाव देखिए, वो ट्रेडिशन कितनी गौरवशाली थी उस समय के नेताजी। अब नेहरू जी का मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट आइजनहावर आए हुए थे तो उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में जब अटल बिहारी जी जो एकदम यंग थे उस वक्त उनको मिलाया, तो उनका मीट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के भावी प्राइम मिनिस्टर से मिलिए। इतनी अच्छी विचारधारा थी उस समय कि उन्होंने शांति से सुन लिया था। और हर तरह के विचार होते हैं, मतलब वो आप उन विचारों का एकोमोडेट कीजिए। जैसे आप जो कह रहे हैं उसी बहस में आजकल ये भी बहस होती है कि गांधी जी और भगत सिंह के विचारों का क्या अंतर था। अरे भाई, यहाँ कोई बाइनरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं समाज में बहुत तरह के विचार होते हैं, आपके दिमाग में भी 24 घंटे में बहुत सारे विचार आते हैं, और कई बार दोनों विचार जो 2 या 4 विचार ले लो तो एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपना सर फोड़ लें। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है सर, जिसमें गांधी जी और भगत सिंह को एक दूसरे के अपोजिट देखिए, लेकिन उसके जो भी है कि गांधी जी की विचारधारा या भगत सिंह की विचारधारा, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश के लिए जी, समाज के लिए, मानवता के लिए, उसके ही भलाई में उन्होंने काम किया। बिल्कुल। आज का जो यूथ है वो क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे है, क्योंकि गांधी को भी भगत सिंह को भी। आज के समय में गांधी बनना भी बहुत एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और भगत सिंह भी ये लोग नहीं बन सकते, क्योंकि भगत सिंह ने ये भी कहा था कि मेरी महबूबा तो ये फांसी का फंदा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, और गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जो है निछावर कर दिया। मैं तो इस जो आपका पॉडकास्ट है इसके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने 2 किताबें मैं रिकमेंड करूँगा, अवश्य पढ़िए। जो अगर नहीं पढ़ी है
और ये 2 किताबें आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाएंगी, ये गारंटी मेरी ओर से रख लीजिए। आप वीडियो के डिटेल में लिख के रख लीजिएगा। एक तो गांधी की आत्मकथा पढ़ी है, और भगत सिंह को जानना है तो भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों, वाई एम एथीस्ट। तो आप देखिए कि ऐसा कोई वो नहीं है कि वो उत्तरी ध्रुव थे वही दक्षिणी ध्रुव थे। भगत सिंह ने मैं नास्तिक हूँ, तो उसमें उन्होंने, आप देखिए कांग्रेस के नेताओं के बारे में, स्पेशली आप नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या बातें की हैं उन्होंने दोनों की क्या तारीफें की। जरूर पढ़ूंगा सर। आप इसको पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जो है वो, नेहरू तो युगांतकारी थे, और वो इस सेंस में वो नेहरू से ज़्यादा अपने को क्लोज उस पाते थे। देखिए जो राष्ट्रवाद, जो प्रखर और जो कट्टर राष्ट्रवाद है, वो परिलक्षित होता था सुभाष चंद्र बोस। वो उस चीज़ के मुरीद थे। और साथ में नेहरू के मुरीद थे कि वो नेहरू जो है वो देश उनके लिए सबसे पहले है, और वो कर्मकांड और पाखंडों से दूर रहने की बात करते थे। ऐसा नहीं कि नेहरू जी धार्मिक नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आज़ाद हिंदुस्तान में जब नेहरू जी ने कहा था, और ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका वाक्य है कि आज़ाद भारत के जो तीर्थ स्थान है वो हमारे बांध, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो क्या गलत कहा था? मैं कहता कि एक देश जहाँ पे सुई भी नहीं बनती है, वो देश जिसको अभी अपने पैरों पे खड़े होना सीखना है, तो हम पहले सक्षम तो हो। भाई आप कहीं मंदिर के बाहर भी खड़े हो जाइए और थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए भी दर्शनार्थियों को देखिए। गाड़ियों से आते हैं लोग, अच्छे खासे लोग आते हैं, अपने अपने वाहनों से आएंगे, और जो भी आएंगे, मैं जो मंदिर जा रहे हैं या जो मस्जिद जा रहे हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो दर्शनार्थी हैं, उनके पेट भर गए हैं, तब वो भक्ति करने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई अपना ठेला छोड़ के, रेहड़ी छोड़ के, या कभी भिखारी को देखा है अंदर जाते हुए? खाली पेट न होवे भजन गोपाला। तो वही चीज़ थी कि खाली पेट भजन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यही है भाखड़ा, नागल बांध, IITs, BHEL, सेल, ये हमारे तीर्थ स्थान है। और ईश्वर, मतलब लोगों ने ऐसा भी कहा है पहले, जो हमने सुना है कि कहीं कहीं लिखा भी है कि पहले जो अस्वस्थ लोग हैं वो लोग व्रत वगैरह ना रहें। ये व्रत वगैरह जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है स्वस्थ लोगों के लिए है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप तो पैदा ही नहीं हुए होंगे, हम तो वो समय देख रहे हैं कि, बल्कि मेरे पिताजी जो बताते थे कि एक गांव में कोई साइकिल लेके आता था तो 7 गांव से लोग देखने आते थे कि अरे भाई साइकिल आई है। और हमारे समय में मोटरसाइकिल आने लगी, हीरो होंडा और यामाहा, तो बड़ा आश्चर्य होता था। और आज तो घरों के सामने कारें खड़ी हुई, तो देखिए विकास तो हो रहा है ना, कि एक सभ्य, पढ़ा लिखा और सुशिक्षित समाज जो है ना, वो ये है कि आप कोई काम आपके जो परिभाषाओं में, समाज की और कानून की परिभाषाओं में अनैतिक नहीं है, आप करने को आज़ाद हो, और आपके उससे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। अब मैं ये तो नहीं कहता है टॉपलेस होके घूमने वाली, लेकिन मेरा तो ये सपना है कि हिंदुस्तान में वो दिन कब आएगा कि जब महिलाएं जो हैं वो ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषण से लदी, और रात में 12 बजे सिनेमा हॉल से अपने घर अकेले जा सकेंगी सुरक्षित। तो यहाँ पे तो कई बार ऐसा कह दिया गया है कि वो लड़की रात में 12 बजे निकली क्यों, वो नाइट शो देखने गई क्यों थी? अगर अकेले गई थी तो वो अकेली गई क्यों? और अगर वो अपने पुरुष मित्र के साथ गई थी तो वो उसके साथ क्यों गई? तो जो आप बातें कर रहे थे फेमिनिज्म में, तो अभी तो इन्होंने तो अभी मुट्ठी भर तारे अपने हाथ में लिए, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी कुछ नहीं काम हुआ है। अभी हमारी सोच को बहुत ज़्यादा विकसित होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और उसके पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जो जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं और जो इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं, जो कि एक नारी की गरिमा के लिए या किसी एक समाज, किसी जात, एक धर्म के विरुद्ध होते हैं, उनको सोचना चाहिए बोलने के पहले। शुरुआत अपने घर से करें, अपनी शुरुआत अपने घर से करें। बिल्कुल। जैसे कोई भी होता है कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह हमेशा दूसरे घर में लोगों को चाहिए होता है कि भगत सिंह हो लेकिन दूसरे घर में हो, लेकिन भगत सिंह अपने घर में नहीं चाहिए। नहीं हो। हाँ, तो हम बलिदान के लिए तैयार नहीं हैं। सुविधाएं हमें सब चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जितना सब कुछ हो, बस आराम से इजीली सब कुछ हो जाए।
चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। चलिए, मुझे कुछ बहुत विषयों अच्छा पे लगा। आपसे आगे भी मैं आपका आशीर्वाद में लेता रहूँगा। और बिल्कुल, जो आपने most जो welcome। किताब बताई थी, मैं एंड में वो किताब का नाम, हाँ, गांधी की आत्मकथा। और मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की किताब। हाँ, अब ये पढ़िए। जी और तीसरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की पढ़िए। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि आप लोग भी ये किताब पढ़िए। अगर नहीं, दोनों कोई भी एक किताब आप उठा के पढ़िए, फिर अपने आप दूसरी किताब पढ़ने का आपका मन बिल्कुल, कर मैं तो जाएगा। बताऊं, जो हम लोग बुद्ध से कबीर तक की यात्रा में कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कलाम की और ये गांधी जी की किताब, भगत सिंह की किताब, ये हम लाइब्रेरी में भेंट करते हैं जी कि लाइब्रेरी में रहे और बच्चों को बताते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, एक किताब पढ़ने से जीवन किस तरह से परिवर्तित हो सकता है। अगर वो कोई किताब है तो गांधी की आत्मकथा आप पढ़िए कि कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई से उन्होंने अपनी उन बातों को भी बता दिया है जो हम आप जैसे व्यक्ति जो साधारण मानव में बताने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। जी सर, ज़रूर आप सभी लोग भी पढ़िए और मैं भी जो है उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।